हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली इंतजार हुआ खत्म और अगली सुबह यानी कल आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है। मैं दिल से आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, जिस लेवल का हार्ड वर्क, जिस लेवल की डेडिकेशन आपने लास्ट 5 डेज में दिखाया है। यकीन मानो ये लाइफ भर तुम्हें काम आएगा, तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा। जीवन में जितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, उनको फेस करने के लिए आपने अपना बेस बना लिया है। ये सिर्फ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं है, लाइफ में हर जगह जब जब आपका एग्जामिनेशन होगा आप कभी हिम्मत नहीं हारोगे कि हाँ, हमने 5 दिन के अंदर 3-3 मोटी मोटी किताबें बहुत अच्छे से, घंटों की लाइव सेशन, घंटों की वीडियोस, मल्टीपल नोटबुक भर दिए प्रैक्टिस कर करके। बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, अपनी किताबें दिखा रहे हैं, कॉपी दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया। लिटरली सैल्यूट है आप सब लोगों को। अब कल क्योंकि आपका पेपर है तो फाइनली मैं आप लोगों को विद इन 30 मिनट्स पूरे की पूरी तीनों किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी करा रहा हूं। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और कल सुबह की लाइव क्लास जिस बच्चे ने देख ली उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, 80 आउट ऑफ 80 वो करके आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो दिमाग में तो उथल पुथल हो रही है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी, लेकिन सुबह आ जाना, क्योंकि वहां पे मैं एक एक चीज आपके दिमाग में बिठा दूंगा। आप अच्छा फील करोगे। 3 घंटे की लाइफ के बाद मैं पूछूंगा आपसे कैसा फील हो रहा है, आप बोलोगे सर मजा आया। और अब कोई टेंशन नहीं है, पेपर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। राइट, तो देख लेना, आप पेपर दे के आओगे तो जरूर कहोगे यार कि बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से। अगर आपने इन 5 दिन मेहनत, पूरे साल क्या किया मुझे नहीं पता, इन 5 दिन अगर आपने मेहनत करी है ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, कंसाइज वे में जितनी भी इंपोर्टेंट थ्योरी में सब कुछ आपको कराऊंगा। पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैं पहले बता दूं, डिसोल्यूशन, डिबेंचर्स, फंडामेंटल्स और शेयर्स, ये 4 चैप्टर जिसके अंदर ज्यादातर थ्योरी आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले जो फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप एक्ट है वो कब का है, 1932 का है। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 4 के अंदर। ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछेगा आपको कि ये कौन से सेक्शन में लिखा है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन लॉस भी इसके अंदर इंप्लाइड है। ध्यान रखना, इंप्लाइड मतलब अज्यूम्ड। इंप्लाइड क्या होता है, जब सरकारी बस आती है ना, कोई कंडक्टर नहीं होता, आप अपने आप चढ़ जाते हो ना, इंप्लाइड है कि आइए तो चढ़ के जाना है हम लोगों को। मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। सेक्शन 464, कौन सा सेक्शन, 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2000। इसी पेज से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा, देखना आप। किसको एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई बताओ मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, आप बताओ। लेकिन आप भी चाहोगे 100 से ज्यादा नहीं बता पाओगे, मैक्सिमम 100 ही, बस 100 के अंदर अंदर बताना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, कितने होते हैं, 50 होते हैं। कौन सा रूल है, रूल नंबर 10, कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014। कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आप वो काम कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, चैरिटेबल पर्पस नहीं होना चाहिए, एनजीओ एनपीओ नहीं होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। हर पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप में, कोई एक कुछ कर रहा है तो हम समझेंगे सारे लोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कि एक कर रहा है तो ये अकेला लायबल होगा, सारे लोग लायबल होंगे पार्टनरशिप में। लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन 1932 से कराना रजिस्टर नहीं है, लेकिन अगर आप कराते हो तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, अच्छा है। नहीं कराओगे तो आप तो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, दूसरे आपके ऊपर कंप्लेन जरूर कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स सारे सेम है, सारे पार्टनर्स को मिला के हम फर्म कहते हैं। फीचर्स क्या क्या है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होना चाहिए। माइनर जो है वो एंट्री नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अनसाउंड माइंड भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, जो लॉ से डिस्क्वालीफाइड है वो भी इंसान पार्टनरशिप नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां छोटा बच्चा माइनर भी पार्टनरशिप कर सकता है, अगर बिजनेस के बेनिफिट के लिए और प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, वो लॉस शेयर नहीं करेगा। अग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप में, वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो वो प्रिफरेबल होता है, वो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या फिर क्लास इसको पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप जिसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग है। बिजनेस कोई एक चला सकता है, सबके एक के बिहाफ में सब चला सकते हैं। तो बता देना, माइनर जो है वो बिजनेस की प्रॉफिट के लिए आ सकता है, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको मौका दिया जाएगा, भाई कंटिन्यू करना है या तेरे को छोड़ के जाना है। राइट, अगर वो कंटिन्यू करता है तो सारी लायबिलिटी उसकी अब बनेगी, वो बड़ा हो चुका है। राइट, पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटन अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो सारी शर्तें यहां पे लिखी रहती हैं, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, सो दैट कि नियर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो।
कि ये जरूरी है, नहीं मैंडेटरी नहीं है। इसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और सबसे इंपॉर्टेंट ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग, जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म से रजिस्टर्ड होता है, स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है डीड। अगर डीड साइलेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल्दो ये थ्योरी नहीं है लेकिन यहां से 4 नंबर का सवाल थ्योरी में भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, क्या कि डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी मेहनत कर ले, कोई कितने पैसा दे दे, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लॉस होगा तब भी दिया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन ले लिया है तो भैया उस पर कोई इंटरेस्ट वो नहीं देगा, डीड साइलेंट है तो, ठीक है। और इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन जरूर देंगे अगर प्रॉफिट है तो, नहीं है तो नहीं देंगे। बेटा ये बहुत जरूरी है, बेटा लिख के रख लो, बहुत बहुत जरूरी है 2026 के पेपर में। क्या कि अगर कभी भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन बना रहे हो, फंडामेंटल का चेक करना प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन देने के लिए नहीं होगा तो आपको सारी चीजें एक्सपेंस रेशियो में बांटनी। एक्सपेंस रेशियो पता है ना क्या, सैलरी कमीशन सब कुछ लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक रेशियो बना देंगे, उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। फिर मेथड 2 होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान रखना क्वेश्चन साइलेंट है तो फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और क्वेश्चन कहता है कि फिक्स है तो फिक्स मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं कह रहा तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है, और जो कैपिटल अकाउंट उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, उसमें एडिशन कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा, तभी पार्टनर्स का बैलेंस चेंज होगा कैपिटल का, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जो एप्रोप्रिएशन डेबिट आता है पार्टनर्स में क्रेडिट, जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है पार्टनर्स में डेबिट। अगला है गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ फर्म है जो आपको ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करता है। गुडविल एक फिक्स एसेट से इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल वेस्टिंग एसेट भी नहीं है, ध्यान रखना। गुडविल बुक्स में तभी दिखाई जाएगी जब परचेज गुडविल होगी। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2026 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना होता है, परचेज गुडविल को ही बुक्स में दिखाना होता है। गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है? जब कोई एडमिट होता है, जब कोई रिटायर होता है, जब किसी की डेथ होती है, जब बिजनेस को बेच दिया जाता है, या दो से ज्यादा फर्म आपस में अमालगमेट होते हैं, या जब आप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप को, तब आपको गुडविल की कैलकुलेशन जरूरत पड़ती है। गुडविल को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट, पुराना बिजनेस है, अच्छी क्वालिटी का सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट, तो गुडविल अच्छी होगी। परफॉर्मेंस पास अच्छी है आपकी, कस्टमर रिलेशन अच्छे हैं, सेल्स के बाद भी सर्विस देते हो, आपका बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो भी आपकी जो गुडविल है अच्छी होगी, नहीं तो खराब होगी। चेंज इन पीएसआर में ध्यान रखना, कोई भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, अमालगमेशन, इन सबसे पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बनती है। बट बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस हो जाके डिसोल्यूशन के अंदर बंद होगा सीधे। ओके, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करते हैं। सेक्शन 31, इसमें एक ही चीज है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ऑल्दो एंट्रीज काफी सारी हैं। सेक्शन 31 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 31 कहता है कि भैया कोई भी पार्टनर तभी एडमिट हो पाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, और डीड अगर नहीं बनाया तो जब सारे पार्टनर्स हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। नया पार्टनर 2 चीजें लेके आता है, अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल। गुडविल वो इसलिए लेके आता है क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कैपिटल इसलिए लेके आता है क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट्स में, बिजनेस के एसेट्स में उसकी हिस्सेदारी बनेगी तो वो कैपिटल लेके आएगा। और गुडविल क्यों लाएगा? क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसीलिए नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है पुराने पार्टनर से आपस में बांट लेते हैं। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें भी काफी सारी थ्योरी भर भर के है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी पार्टनर्स के बीच अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचा है, सारे एसेट्स को बेच दिया गया है, सारे लायबिलिटी की पेमेंट कर दी गई, जो पैसा बचा घर ले गए, कम पड़ा तो घर से लेके आ गए और बिजनेस हो गया है बंद। लेकिन डिसोल्यूशन कैसे कैसे होगा भाई? म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप सबने बैठ के बोला चलो बंद करते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कई बार आपका बिजनेस इलीगल हो गया या फिर क्लास सारे पार्टनर दिवालिया घोषित हो गए, एक को छोड़ के तो एक क्या ही चलाएगा पार्टनरशिप। इन दोनों केसेस में बिजनेस कंपल्सरी है, डिसोल्यूशन बंद होगा ही होगा, बिजनेस बंद हो गई होगा। नोटिस देके, या कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई मेन पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, कोई वेंचर पूरा हो गया, टर्म आपने 5 साल के लिए बनाया था पार्टनरशिप, वो 5 साल पूरे हो गया, ये जो मेन पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, भाई इन सभी केसेस में बिजनेस को जो है वो इन इवेंट की वजह से भी बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। कई बार कोर्ट हमें आदेश देती है भैया तो बंद कर दे। जब कोई दिमागी अवस्था से पागल हो जाए इंसान, या पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, पार्टनर गिल्टी पाया जाए, कोई मिसकंडक्ट करता हुआ पकड़ा जाए, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, या कोर्ट और भी कोई रीजन देखती है, या फिर बिजनेस को बिना लॉस के चलाया जा ही नहीं सकता, तो वही कोर्ट कहती है भैया अब तो अपने बिजनेस को आप बंद कर दो। इनके अलावा कोई भी रीजन मिलता है ना, उसमें कोर्ट कह सकता है भैया कि ये रीजन जस्टिफाइड है, बंद कर दो। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये क्या हुआ? डिसोल्यूशन। बिजनेस को यहां बंद करते हैं, यहां सिर्फ रिलेशनशिप चेंज होता है, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले मीनिंग,
बिजनेस को बंद करना और किसी पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे बिजनेस का रिलेशनशिप चेंज होना, लेकिन बिजनेस जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। बिजनेस कंटिन्यूएशन, बिजनेस जो है वो बंद होता है, यहाँ बिजनेस कंटिन्यू करता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप सारे पार्टनर्स के बीच खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप से क्या होता है, चेंज होता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन क्लोज, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी जाती है। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्लोज नहीं किया जाता। सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, जो बचता है उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाती है और रीवैल्यूएशन गेन और लॉस ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। डिसोल्यूशन में कोई ओल्ड कोई न्यू नहीं है, एक ही रेशियो होता है बस। इफेक्ट की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है तो समझ लो पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हो ही गया, समझ रहे हो। अगर देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन अपने आप है, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो जरूरी नहीं कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, जरूरी तो ना बिजनेस बंद हो जाएगा। कोर्ट इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन फॉर्म में कोर्ट इंटरवेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन यहां पे कोर्ट नहीं बोलेगा, रेशियो तो आपको अपने आप ही चेंज करना है। रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और रीवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, फिर प्रपोर्शन के अंदर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करेंगे, जिसने जितना दिया उस प्रपोर्शन में, फिर कैपिटल को प्रपोर्शन में पेमेंट करेंगे, फिर भी कुछ रेजिड्यू बचता है तो उसे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फर्म डेट क्या होता है, जो आप सारे पार्टनर ने फर्म के नाम पे लिया। प्राइवेट डेट किसी ने अपने घर पे, पड़ोसी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया, वो प्राइवेट डेट है। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। फर्म डेट की पेमेंट पहले फर्म के एसेट को बेचकर किया जाएगा, ध्यान समझना, ठीक है। फर्म डेट की जो पेमेंट है, फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के सबसे पहले फर्म डेट की पेमेंट की जाएगी, पहले वही पेमेंट की जाएगी, फिर बचेगा सारे पार्टनर से बढ़ जाएगा और वो पार्टनर जाकर अपने पड़ोसी का लोन उससे पे करेंगे, जिसको जितना मिला उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट की जाएगी, फिर कुछ पैसा अगर बचता है तो वो बिजनेस में लेके आएगा और फिर उसकी बिजनेस लोन की पेमेंट की जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में घर से भी पैसा लाना पड़ता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हो तो 2008 का एक्ट है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्स है, ठीक है। तो फर्म डेट क्या है, लायबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स आउटसाइडर, यहाँ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का पर्सनल है। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स लायबल जॉइंटली, क्योंकि फर्म का मतलब है सारे पार्टनर्स को मिला के, यहाँ पे जिस पार्टनर ने पड़ोसी से उधार लिया उस पार्टनर की लायबिलिटी है। फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म की पेमेंट के लिए अप्लाई होगा, फिर बचेगा तो वो प्राइवेट डेट के लिए अप्लाई करेगा वो पर्सन। शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, लायबिलिटी 30 लाख की थी, 20 लाख बचा, उस 20 लाख में उस पार्टनर का जो शेयर है उस शेयर को अप्लाई करेंगे वो प्राइवेट डेट की पेमेंट करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर द प्राइवेट डेट, जो प्राइवेट की प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की है, प्राइवेट डेट 20 लाख का है, वो 30 लाख बचा, उस 30 लाख को अपने बिजनेस में लेके आएगा, उससे जो अपना हिस्सा है फर्म डेट की वो पेमेंट करेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट देन टुवर्ड्स द फर्म लायबिलिटी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट होगी, फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के पहले फर्म डेट की पेमेंट होगी। इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थ्योरी है, और आप ध्यान रखना, मैं एक एक चीज कल आपको सुबह लाइव रिवीजन कराऊंगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो, कंपनी बोलो। पार्टनरशिप कैसे बनता है क्लास, एक अग्रीमेंट से बनता है, जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है 1932 से, लेकिन कंपनी ऐसे एग्रीमेंट से नहीं बने। कंपनी को बनाने के लिए क्लास कंपनी पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर कोई पुराना कंपनीज एक्ट है 1956 के अकॉर्डिंग आप कंपनी बना सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी है भैया एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना। यहाँ पे 1932 अप्लाई होता है, यहाँ पे 2013 अप्लाई होता है कंपनी एक्ट का। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम प्राइवेट में होते हैं 2 और पब्लिक प्राइवेट में 2 होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200। इसमें जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, ये जो छोड़ चुके हैं पास्ट वर्कर्स, उनको काउंट नहीं करते। एम्प्लॉयज को भी स्टॉक मिलते हैं ना, वो भी तो मेंबर है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे 200 की लिमिट ऐसी पूरी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी कम से कम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी की बात करें, यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, तभी कंपनी के नाम के आगे हमेशा एक लिमिटेड लगा होता है। तो जो भी फ्रॉड करने वाला होता है वो इंसान हमेशा कंपनी बनाता है, क्योंकि उसमें उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। ऑडिट की बात करें, जो बुक्स ऑफ ऑडिट है वो मैंडेटरी नहीं है बनाना, यहाँ पे बुक्स ऑफ ऑडिट जो है वो बनाना मैंडेटरी है कंपनी में। ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक पार्टनर जो है वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता भैया, अपना हिस्सा किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को छोड़ के पब्लिक कंपनी के शेयर्स में कोई रोक टोक नहीं है, वो ट्रांसफर कर सकता है। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप जो है वो वाइंड अप किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे कंपनी को बंद करना है तो कंपनी एक्ट 2013 में एक प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी को बंद कर सकते हो। स्टेबिलिटी, पार्टनर्स डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी फर्म को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्लास किसी की भी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती रहती, कंपनी कभी बंद नहीं होती। एक इसके अलावा कॉन्सेप्ट है, एक इंसान भी कंपनी बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी।
तो 1% कंपनी का मतलब क्या है, ओनली 1% मेंबर होगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 क्लॉज 62 कहता है, डिफाइन करता है इसको, इसकी पीरियड ऑफ कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी बिजनेस नहीं होना चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक डायरेक्टर होना चाहिए, क्लास 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और चैरिटेबल पर्पज से नहीं बना होना चाहिए, शेयर इश्यू जनता को नहीं कर सकता, और एक स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है इनका, जिसकी वजह से मतलब अगर आप स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखते हो तो ही आप एक 1% कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। सभी कहता है भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, और 8 दिन के अंदर 90% की एप्लीकेशन नहीं आई है तो वो सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर हम जमा रखते हैं जब तक वो एप्लीकेशन की जो 90% की लिमिट है वो पूरी ना हो जाए। बट इन रियल लाइफ सिचुएशन कंपनी हमेशा अंडरराइटर्स को अलाउ कर देती है कि वो इनके शेयर्स बिकवाएं, और उनको अंडरराइटिंग कमीशन दे देती है, तो कंपनी के शेयर्स तो बिक ही जाते हैं, कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन होते नहीं। लेकिन अगर आपका मान लो 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो भैया उनका पैसा उनको विद इन 8 डेज लौटा दिया जाए, और नहीं लौटाते हो तो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अगर आप 8 दिन के अंदर उनका पैसा नहीं लौटाते तो 15% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स को बस वोटिंग राइट होती है और पहले प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की जाएगी, फिर बाद में इक्विटी की, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, बाद में इक्विटी वालों को। प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप के क्लास होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं भैया अगर आपको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल का जो डिविडेंड है वो आपको अगले साल मिलेगा, क्योंकि उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 12%, 9%, 7% लगा होता है, तो उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इस साल नहीं मिला तो जुड़ के क्यूमुलेटिव इकट्ठा होकर उनको अगले साल मिलेगा। इक्विटी वालों को बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं तो आपको एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस साल प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा। बट क्यूमुलेटिव वालों को क्या होगा, इकट्ठा होकर उनको बाद में मिल जाएगा। पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी बाकी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो पार्टिसिपेटिव, नहीं दिया जाता तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो प्रेफरेंस शेयर्स कल को कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो प्रेफरेंस शेयर्स कल को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, जिन प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कल को लौटा दिया जाएगा उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिन प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कल को नहीं लौटाया जाएगा उनको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउ नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। भैया आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इररिडीमेबल है ही नहीं अलाउ, रिडीमेबल ही है, ठीक है। तो ये कहते हैं भैया जब कंपनी बंद होगी तब पैसे देंगे, ये कहते हैं भैया आपको एक टाइम बताएंगे तब पैसे दे देंगे। तो रिडीमेबल जिनको रिडीम कर सकते हैं, इररिडीमेबल जिनको रिडीम नहीं कर सकते, बट इंडिया अलाउ नहीं करता। ऑथराइज शेयर कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। इट स्टेटेड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट द मैक्सिमम अमाउंट दैट द कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन एज शेयर कैपिटल, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन ज्यादा किया जाए, अंडर में तो 90% ज्यादा किया जाए, तो इनके पास क्या है, पहले कुछ को रिजेक्ट करेंगे, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट देंगे, कुछ को फुल अलॉटमेंट देंगे। प्रोराटा को हम लोग क्या मानते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव मानते हैं। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। एक शेयर 10 रुपए का है, 7 रुपए मंगवाया, 3 रुपए नहीं मंगवाया, इस 3 रुपए को बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी नहीं मंगाती, कंपनी कहती है जब कंपनी बंद होगी तभी मंगाएंगे, अभी नहीं मंगाएंगे, कंपनी डूबेगी तब मंगाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा जनता से नहीं मंगवाया गया। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है, पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। ये वो रिजर्व है जो डिविडेंड बांटने के लिए फ्री नहीं है, मतलब इस पैसे से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, डिविडेंड आप रिजर्व से बांट सकते हो, कैपिटल रिजर्व से नहीं बांट सकते हो, खाली रिजर्व से बांट सकते हो। ये कैपिटल प्रॉफिट से अराइज होता है। जैसे शेयर फॉरफिट के अंदर आपने देखा होगा, एक्सिस शेयर अगर एक्सिस अमाउंट आपने फॉरफिट किया, डिस्काउंट आपने रीइश्यू पे कम दिया, तो जो भी एक्सिस अमाउंट बचा है फॉरफिट के अकाउंट के अंदर उसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देते हैं, तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये मैंडेटरी नहीं है रिजर्व कैपिटल बनाना, भाई 10 का शेयर है 10 रुपए पूरे मंगा लो, क्यों वो बचा रहे हो कि कंपनी बंद होगी तब मंगाएंगे। लेकिन ये मैंडेटरी है, अगर आपको कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ है तो उसे कैपिटल रिजर्व के अंदर ही आपको डालना पड़ेगा। रेजोल्यूशन, इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। इसको ये क्लास थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, ये होगा रेजोल्यूशन, ये हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल, हाँ ये जो कैपिटल रिजर्व है क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट से बना हुआ है
तो इससे हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व कैपिटल जहां पे पहले रिजर्व आ गया, उससे हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पैसा तो रखा हुआ है अपने पास, हम मतलब रखा तो नहीं, हम मंगवाएंगे जब मांग सकते हैं। मान लो मैंने किसी को कोई पेन बेचा, मैंने कहा 10 रुपए का पेन है, भी तो 5 दे दे, बाद में 5 तो उससे ले लूंगा, तो वो मेरा ऐसा कैपिटल है जो मुझे मजबूरी होगी तो मैं उससे मांगूंगा, उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और एक्सेस अमाउंट जो फॉरफिट में आया है, ये कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उससे जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में ना डाल के वो अलग से हम कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, यहाँ पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होता। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% से ज्यादा की वोटिंग सहमति चाहिए होती है ना, मत चाहिए होता है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% ज्यादा का मत चाहिए होता है। डिस्क्लोजर, इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनी, ये कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखता, लेकिन ये कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस हेड के अंदर कैपिटल रिजर्व दिखता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, बेटा इस पर टिक कर लो, ये पेपर में बहुत जरूरी है, कोई शौक वाली बात नहीं होगी। कल को अगर पेपर में ये पॉइंट आपको या तो एमसीक्यू में या सीधा सीधा पूछा चला जाए, और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं यार। 40% पेपर एवरेज आता है, 20% टफ आता है, और 40% जो है मतलब इजी आता है। तो 20% का जो पेपर है ना वही आपका टफ है, और 40% एवरेज है, 40% इजी है। तो घबराओ मत, आसान क्वेश्चन भी उसके अंदर होंगे, ठीक है। नेगेटिविटी लाओगे ना तो नंबर ऑलरेडी तुम जानते हुए गलत करके आओगे पेपर। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो भी आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा लिया है इशू पे, उसको आप इसी काम में लगा सकते हो। ध्यान रखना फुल्ली पेड, ध्यान रखना पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, लॉस ऑन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए, कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से खरीदती है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, यार डिबेंचर्स को जब रिडीम करती है तो उस टाइम पे जो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को, जब इक्विटी शेयर्स का तो रिडीम नहीं होता, इक्विटी शेयर्स तो बायबैक होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है। तो रिडम्पशन के टाइम पे ही वो पैसा क्या करते हैं, रिडम्पशन के टाइम पे जो भी डिस्काउंट दिया है उस डिस्काउंट को भी यहाँ पे हम राइट ऑफ कर सकते हैं, उसी को तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहते हैं। तो फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओन शेयर्स को बायबैक करना है, रिडम्पशन ऑफ शेयर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे कोई प्रीमियम, उसको राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम का पैसा यूज में आता है। आपने एंट्री करी भी है ना डिबेंचर्स के अंदर, एसपीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप कुछ खास लोगों को शेयर इशू करते हो, आम जनता को शेयर इशू नहीं करते, ध्यान रखना। दीज इन्वेस्टर्स यूजुअली कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, कांट सेल मिनिमम फॉर 3 इयर्स, ध्यान रखना। शेयर्स को लॉक इन पीरियड होता है उसका 3 साल का, अगर आपने इनको शेयर्स इशू किया प्राइवेट लोगों को तो 3 साल तक शेयर्स बेच नहीं सकते, सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट कहता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी ऑफर निकालते पहली बार आम जनता को कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हम लोग आईपीओ निकाले, जैसे पीडब्ल्यू ने अभी हाल फिलहाल में आईपीओ निकाला था। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है क्लास, 10% पर एनम एज पर टेबल एफ। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है, अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो एरियर पे 10%, एडवांस पे 12%। कहाँ लिखा हुआ है, टेबल एफ पे लिखा हुआ है। कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हैं और शेयर फॉरफिट अकाउंट बैलेंस को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, तो पता आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में पड़ा है। कॉल्स इन एडवांस का मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज पर रिजर्व का मेन हेड क्या है, मेन हेड है क्या है बताओ, मेन हेड शेयरहोल्डर फंड, सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। सरेंडर ऑफ शेयर्स, जब कई बार क्या होता है मुझे पता मैं आगे की कॉल पे नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद अपने शेयर्स को सरेंडर करता हूं, रेदर देन कंपनी मेरे शेयर्स को फॉरफिट करे। फायदा कुछ नहीं है, बस ये एक अच्छा सिविक सेंस है कि ठीक है यार क्यों हम परेशान कर रहे हैं, नहीं दे सकते भाई ले लो शेयर्स, पैसा नहीं दे पाएंगे आगे, ठीक है। इनको पैसा तब भी नहीं मिलना बट फिर भी अच्छे लोग हैं तो बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है 5% आना चाहिए, एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू का 5% कम से कम आना जरूर चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपने नहीं बनाया तो एज पर एनसीईआरटी यहाँ पे टेबल ए क्या कहता है, टेबल ए इन बातों को कहता है, एरियर पे टेबल एफ, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस पे टेबल एफ है, लेकिन मैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ क्योंकि पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक होगा। तो ध्यान रखना जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, वो टेबल एफ में है, लेकिन ये कुछ बातें टेबल ए के अंदर क्या है कि 1 मंथ का आपको टाइम देना चाहिए 2 कॉल के बीच में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। 1 कॉल जो है वो 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 14 दिन का नोटिस देना शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए और 14 दिन का लास्ट नोटिस जरूर देना चाहिए शेयर होल्डर्स को शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए। वैसे शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर एक्सेप्शन है, उसको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, वो भी डिस्काउंट 100% तक। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी के लिए बहुत पसीना बहाया है, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, तो इन लोगों को कंपनी खुद फ्री में शेयर इशू कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो ईसॉप होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉयज जब बार बार कंपनी छोड़ने की धमकी देते हैं तो कंपनी उनसे कहती है कि भाई तुम 5 साल तक टिक के काम करो। उसका फायदा क्या होगा जी, अगर आप ये 5 साल तक टिक के काम करोगे तो हम आपको कंपनी के जो शेयर 10 रुपए का है हम आपको 2 रुपए में दे देंगे, और ऐसे 1 लाख शेयर दे देंगे। तो हर शेयर पे 8 रुपए का फायदा, 1 लाख शेयर पे 8 लाख रुपए का फायदा, लेकिन तुम 5 साल तक टिक के काम करोगे। इस 5 साल को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड या कंडीशनल सर्विस पीरियड, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड, अगर आपने 5 साल काम किया तो आप एलिजिबल हो गए, और जिस दिन ये चीज दी जा रही है उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। 5 साल को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और यहां पे जो है आपकी कंप्लीट हो गई, पूरी की पूरी डेट यहां पूरी हो गई। अब उसके बाद आपको लगभग 30 दिन का, 3 महीने का टाइम मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, कि भैया आप इस डेट को पैसे अरेंज करो और ले लो अगर आपका मन करता है। अभी भी ये ऑप्शन में, अगर आप बोलते नहीं मुझे सस्ते शेयर्स नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए 8 लाख रुपए फायदा, तो भैया छोड़ दो, मत, तुम्हारी मर्जी है। ये एक्सरसाइज पीरियड है और इसको बोलते हैं एक्सरसाइज डेट, ठीक है। और कंपनी को जो वैल्यू पड़ेगा यहाँ पे, जो भी नुकसान कंपनी को हो रहा है वो वैल्यू फॉर द कंपनी है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा सीन जो बनता है वो एम्प्लॉयज को लंबे समय तक रोकने के लिए होता है, और इनको शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर दिए जाते हैं। इसीलिए ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का ही एक हिस्सा है। इन जनरल शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। तो ईसॉप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक स्कीम है, एक प्लान है, जहां पे एम्प्लॉयज को लंबे समय तक रोकने के लिए कंपनी सस्ते में शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे देती है, ठीक है। तो बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी बहुत सारी थ्योरी है। जैसे सबसे पहले थ्योरी कि डिबेंचर्स होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। जो भी फेस वैल्यू है उसी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इनको जी पैसों से मतलब है बस, और कुछ नहीं। और डिबेंचर्स पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू हो सकता है, लेकिन रिडीम जो है वो पार और प्रीमियम पे ही होता है, रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होता। इंटरेस्ट डिबेंचर फेस वैल्यू पे निकलता है, और डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। कुछ नहीं लिखा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कुछ लिखा है तो शॉर्ट टर्म लिखा है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा, और करंट लायबिलिटी अगर लिखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर इसको दिखाते हैं। डिबेंचर्स के टाइप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर्स सिक्योर हो गए वो सिक्योर डिबेंचर्स, यानी कि कंपनी ने जनता से पैसा उठाया, बोला कि हमने अपने स्टॉक गिरवी रख दिया इतने रुपए का, कल को मुसीबत आएगी स्टॉक बेच के आपको पैसे दे देंगे, इसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। कंपनी स्टॉक को भी गिरवी रख सकती है, कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को भी गिरवी रख सकती है। फिक्स एसेट को जब गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और स्टॉक को गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। और जिनके लिए कुछ गिरवी रखा नहीं उसको बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। ये लोग भरोसे से पैसे देते हैं, कल को कंपनी डूब भी सकती है। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर्स कल को रिडीम किए जाएंगे, जिनका पैसा कल को लौटाया जाएगा, उनको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स जो कल को रिडीम नहीं की जाएंगी, जिनका पैसा कल को नहीं लौटाया जाएगा, उनको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। यहां पे कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उनको पैसा नहीं मिलेगा, हर साल उनको ब्याज मिलता चला जाएगा। कंपनी की किताबों में जब नाम लिखा गया है जिसका, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। दीज आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। और बियर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? दीज आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। जो डिबेंचर्स के साथ कूपन मिलता है, जो कूपन लेके जाएगा उसको ब्याज मिल जाएगा, चाहे आप जाओ चाहे मैं। 100 का नोट पड़ा रास्ते में, आपको मिल गया आपका, मेरे को मिल गया तो मेरा, उसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। सेम ये बियरर डिबेंचर होता है जहां पे किसी का नाम नहीं लिखा। जो डिबेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर्स कल को कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आजकल इसके एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, जहां पे आपको रट्टा नहीं मारना, समझ के टिक करना है। कन्वर्ट हो सकते हैं तो कन्वर्टेबल, नहीं तो नॉन कन्वर्टेबल। आधे कन्वर्ट होंगे तो पार्टली कन्वर्टेबल, पूरे कन्वर्ट होंगे तो फुल्ली कन्वर्टेबल। अदर देन कैश में अगर आपका परचेस कंसिडरेशन 10 लाख है, असेट सिर्फ 8 लाख की, 2 लाख फालतू क्यों मांग रहे हो? तो ये 2 लाख रुपए गुडविल है, ये क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर परचेस कंसिडरेशन कम है 10 लाख, एसेट 12 लाख के, तो आप कम पैसे क्यों दे रहे हो? तो जो बैलेंस है वो रिजर्व में चला जाएगा, फायदा हो गया, वो होता है क्रेडिट। डिबेंचर्स अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो इशू चाहे पार पे हुआ हो, चाहे प्रीमियम पे हुआ, चाहे डिस्काउंट पे इशू की ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, इसका मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट, ध्यान रखना इसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट और ट्रेडिशनल अप्रोच और लायबिलिटी अकाउंट इन मॉडर्न अप्रोच। एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है कैपिटल लॉस है, इसको राइट ऑफ करते हैं कहां से? एसपीआर से और स्टेटमेंट ऑफ पेनल। पहली प्रायोरिटी क्या है? एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पेनल। खाली एसपी लिखना, रिजर्व नहीं लिखते, ठीक है।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है? बैलेंस शीट, पी एंड एल, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं? जिस दिन तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, बेचा, स्टॉक मेंटेन किया, बेचा, डेटर मिला, डेटर से पैसे मिल गए, वो पूरा का पूरा पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल का है। नहीं गिवन हो तो 12 महीने का मानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करता है। बहुत सारे एस्टिमेट्स के अंदर होते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सबकी अलग अलग होती हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। 1990 में प्रॉपर्टी खरीदी, वो रेट बहुत कम था, वही आज तक दिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है ना, इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करेंगे 3 टूल्स है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेजर 3 टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस के लिए। इसके अलावा भी एक होता है, इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस एज पर एनसीईआरटी, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। एनालिसिस के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहला एक्सटर्नल एनालिसिस, जब हमारे बारे में कोई बाहर का बंदा स्टडी कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और कंपनी के अंदर के लोग जब स्टडी कर रहे हैं हमारे बारे में, है ना, हम लोग खुद अपने बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है अपने बारे में, तो हम अपनी कमियां ज्यादा जानते हैं अच्छे से, तो इंटरनल एनालिसिस है। बाहर के लोग कर रहे हैं हमारे बारे में, तो एक्सटर्नल। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक, ध्यान रखना, यहाँ पे कई साल का डेटा लेते हैं, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेटर होता है। इसमें डेटा कई साल का लिया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके एग्जांपल है। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है? दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 1 ईयर ओनली। ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस इसका प्रॉपर एग्जांपल है। यहाँ डेटा सिर्फ 1 साल का लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल और स्टैटिक और वर्टिकल। यहाँ पे डेटा कई साल का लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और डायनामिक। जब अपना कंपैरिजन खुद से करोगे तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन किसी और से करोगे तो इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन को क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंट्रा फर्म को ट्रेंड एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है आपका? डायनामिक। तो ये बात आप ध्यान रखना, इंटर हॉरिजॉन्टल डायनामिक से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या क्या है? हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब ये हर इंसान चाहता है फ्यूचर में मुझे बताओ क्या रिटर्न मिलेगा, आप उसे बता रहे हो पहले ही रिटर्न मिला। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। भाई सन 1990 में 1 लाख की जो कीमत थी, आज 1 लाख की कीमत वो नहीं है। पहले 1 लाख से घर खरीद सकते थे, आज 1 लाख से कुछ नहीं खरीद सकते। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में भी कमी होगा। फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि भाई ऑब्वियसली एक इंसान कहता है एसएलएम लगाओ, एक इंसान कहता है डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ स्टॉक वैल्यूएशन का, सॉरी फिक्स असेट्स की डेप्रिसिएशन का, है ना। और स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड अलग अलग होते हैं, लीफो फीफो, वेटेड एवरेज मेथड। तो एक कोई कुछ कहता है इस मेथड से लगाओ, कोई कुछ कहता है इस मेथड से लगाओ, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और ये विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं, नेगेटिव एलिमेंट को छुपा देते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। बस, तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा अच्छे से A to Z कंप्लीट मैंने अच्छे से रिवीजन करा दिया। आपको कैसा लगा आप मुझे बताना जरूर। और ये सारी थ्योरी से बाहर पेपर में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ तक पढ़ के आना, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। ऑल द बेस्ट। कल सुबह लाइव मिलते हैं 4 बजे, जम के अच्छे से एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।